पूरे विश्व में इतने संसाधन हैं कि सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है, किंतु किसी एक व्यक्ति के लालच को नहीं। यह कथन महात्मा गांधी का है। इस कथन की पुष्टि हम लोग ब्रिटिश आर्थिक नीति में करेंगे। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश विभिन्न तरह की नीतियों को लाकर भारत से पैसों की निकासी करते हैं। हम लोग उपनिवेशवाद एवं उनके चरण को समझेंगे। इसी विभिन्न चरण के अंतर्गत भारत में कई नीतियों को बारंबार तरीके से लाया जाता है और भारत से धन की निकासी की जाती है। इसी क्रम में सर्वप्रथम ब्रिटिश भू राजस्व नीति यहाँ लाई जाती है। इस नीति के अंतर्गत अस्थाई बंदोबस्त की नीति, रैयतवारी बंदोबस्ती नीति एवं महालबारी नीति लाकर किसानों से अत्यधिक भूमि की किराया वसूली जाती थी। इसके अगले क्रम में कृषि का वाणिज्यीकरण किया जाता है। इस कृषि के वाणिज्यीकरण के कारण जो भी खाद्यान्न फसलें उगाई जाती थी उनके स्थान पर नकदी फसल की खेती की जा रही थी। किसानों से जबरदस्ती अफीम उगाए जाते थे, उनसे चाय उगवाई जाती थी एवं विभिन्न प्रकार के नकदी फसलें उगाकर ब्रिटिश अधिक से अधिक फायदे कमाने की कोशिश करते थे। इस वजह से किसानों के पास खाद्यान्न की जो भी फसलें थी वो उगा नहीं पा रहे थे और यह उगा नहीं पाने के कारण वह भूखमरी की स्थिति सामने आई। इसके अगले क्रम में ब्रिटिश की औद्योगिक नीति आती है। इस औद्योगिक नीति के तहत यहाँ पर हस्तशिल्प उद्योगों का पतन किया जाता है। जो भी हस्तशिल्प उद्योग को राजा रजवाड़े संरक्षण दे रहे थे, उस राजा रजवाड़े से वो संरक्षण छीन ली जाती है। उसके जो भी कारीगर होते थे वे कृषि की ओर अग्रसर हुए। कृषि भूमि तो सीमित थी लेकिन किसानों की संख्या में वृद्धि हुई। इस वजह से उन्हें अकालों का सामना करना पड़ा। इसके अगले क्रम में हम लोग रेलवे के बारे में समझेंगे कि कैसे रेलवे के माध्यम से भारत से अत्यधिक धन की निकासी हुई। हम लोग तो सोचते थे देखो भैया रेलवे आ गया, अब क्या है यातायात का साधन हो गया, आप भारत में आधुनिकीकरण आ गया, लेकिन नहीं। अगर इंग्लैंड में एक मील रेलवे का खर्च 9,000 पाउंड आती थी तो भारत में उसी रेलवे के निर्माण में खर्च 30,000 पाउंड आती थी। तो हो गया ना यहाँ पर धन की निकासी। इसके बाद हम लोग अगले क्रम में धन की निकासी को पढ़ेंगे। इसमें दादा भाई नेहरू जी अपने आर्थिक सिद्धांत के तहत समझाते हैं कि कैसे भारत में विऔद्योगिकीकरण आ गई है। विऔद्योगिकीकरण का अर्थ होता है यहाँ से कच्चे माल इंग्लैंड जाना और वहाँ से निर्मित वस्तुएं भारत आना। अगर यहाँ से जो मान लीजिए मकई है, यहाँ से 1 रुपये केजी इंग्लैंड जा रही थी तो वहाँ से वो मकई से उत्पन्न जैसे मान लीजिए कुरकुरे है तो वो यहाँ पर अगर भारत आती है तो वो 10 रुपये का मिलता है। तो सोचिए कैसे यहाँ पर भारतीयों से पैसे निकाली जाती है और भारतीयों को खोखला कर दिया जाता है। हम लोग इसी क्रम में सबसे पहले उपनिवेशवाद को समझेंगे एवं उसके चरण को समझेंगे। मैं आपको बता दूं उपनिवेशवाद का क्या अर्थ होता है। देखिए एक तरफ तो इंग्लैंड थे, और दूसरी तरफ भारत है। इसमें कौन उपनिवेश था? भारत। भारत क्या था? सॉरी, भारत उपनिवेश था। भारत अगर यहां पर उपनिवेश होता है तो ये औपनिवेशिक शक्ति थी। क्या थी? औपनिवेशिक शक्ति थी। इसमें क्या होता है, ये धन इंग्लैंड को देता है और इंग्लैंड इससे धन की प्राप्ति करता है।
तो यहां पर ये जो उपनिवेश था ये गुलाम बनकर रहता है और जो औपनिवेशिक शक्ति है वो अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो अगले क्रम में बढ़ते हुए मैं आप लोगों को उपनिवेशवाद के चरण के बारे में बताऊंगा। उपनिवेशवाद के 3 चरण हैं। पहला, घेरे की नीति, जिसकी अवधि 1765 से 1813 तक थी। दूसरा चरण औद्योगिक पूंजीवाद का चरण था। यह चरण 1813 से 1858 तक चलती है। तीसरा वित्तीय पूंजीवाद का चरण था, जिसका अवधि 1865 से आजादी तक चली थी। ये सभी चरण के बारे में आप सोच रहे होंगे, भैया सब जगह में तो पैसे कमाने थे, लेकिन ये अलग अलग नाम क्या है इसका मतलब? तो मैं आपको बताता हूं। पहले घेरे की नीति आती है। घेरे का मतलब होता है भैया किसी तरह से आप कहीं भी एक छप्पर डालकर बैठ जाओ, उसके बाद ज्यादा नहीं, थोड़ा ही कमाना है। उसकी अन्य क्या व्यवस्थाएं चल रही है, उसमें क्या शासन व्यवस्थाएं चल रही है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ व्यवसाय से पैसे आने से हमें मतलब है। आप मानो ना, आप एक कहीं दुकान खोल रहे हो, यानी कि आप एक व्यवसाय शुरू कर रहे हो, तो आप क्या सोचोगे? सबसे पहले मुझे एक स्थान मिल जाए, उसके बाद उस स्थान में हमें कुछ ना कुछ आमदनी का स्रोत हो जाए। जब आप उससे आगे कमा लोगे तो आप क्या सोचोगे? अरे भैया अब तो कमा लिए, अब चलो कोई इंडस्ट्री खोलते हैं। अब इंडस्ट्री से काफी ज्यादा पैसे कमा लोगे। अब आप सोचोगे चलो भैया अब तो मेरे पास पैसे है, पैसे से पैसे कमाओ। तो ये संदर्भ से आप ब्रिटिश के घेरे की नीति, उनके औद्योगिक चरण की नीति एवं वित्तीय पूंजीवाद की नीति को समझ सकते हैं। चीजों को व्यवहार स्तर पर समझना है भाई, कोई रटंत तोता नहीं बनना है। मैं आपको बता दूं, यह घेरे की नीति की अवधि 1765 से 1813 तक यह वह अवधि थी जब मिस्टर क्लाइव बंगाल के संदर्भ में इलाहाबाद की संधि करते हैं। इस इलाहाबाद की संधि के साथ ही वे उनसे अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। यहां पर द्वैत संधि की नीति अपनाई जाती है और यहीं पर से वे व्यवसाय से इतना ज्यादा पैसा कमा लेते हैं और वे सिर्फ पैसे कमाने में इतना ज्यादा मतलब क्या कर रहे हैं ना, रुचि ले रहे थे। उन्हें तभी सामाजिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था से कोई मतलब नहीं थी। उन्हें तो मतलब थी भाई अपना पैसा आ रहा है, जो भी प्रजा है उसको कोई दिक्कत हो, हमें उससे क्या मतलब है। यानी कि तभी जो भी राजस्व होती थी, राजस्व का अधिकार मिस्टर क्लाइव अपने पास रखे थे और जो भी जिम्मेदारी थी वो तभी जो बंगाल के शासक हुआ करते थे नजमुद्दौला, वह उसे वो जिम्मेदारी दे दी गई थी। यानी आप समझो ना, जिम्मेदारी भाई आप लो, अगर आप बीमारी पड़ते हो तो आप मिस्टर के पास जाओ और जब आप पैसे की देने की बारी आए तो आप अंग्रेज के पास दे दो पैसे। देखो कितनी अच्छी नीतियां हैं। अब ये नीति के अगले क्रम में ब्रिटिश आगे यहां से बढ़ते हैं और उनकी औद्योगिक पूंजीवाद की चरण आती है। आप सोचोगे ये औद्योगिक पूंजीवाद क्या है? तो भैया औद्योगिक यानी कोई इंडस्ट्री है। जैसे मैंने आपको बताया, आप एक दुकान खोल रहे हो, पैसे कमाए, अब ज्यादा पैसे आ गए, अब सोच रहे हो भैया हम इंडस्ट्री खोले। अब देखो वो इंडस्ट्री खोलते हैं तो क्या होता है, आप वो तो ब्रिटेन में इंडस्ट्री खोल लेते हैं, अब लेकिन उसे बेचने के लिए तो बड़े बाजार की आवश्यकता है। बड़े बाजार तो भाई अपना उपनिवेश भारत है ना, तो हमें चिंता की क्या बात है। कोई भी देश सोचता है अरे भाई बेच देंगे, पैसे कमा लेंगे। भाई ये व्यक्ति जो भी अंग्रेज थे ना, ये यहां से फायदा कमाने के लिए क्या करते हैं। कल आप लोगों को मैंने डलहौजी की नीति बारे बताया था, उसकी हड़प नीति के बारे में बताया था। ये वो 1848 का समय इसमें इंक्लूड है ना, तो यहां पर वे हड़प की नीति भी लगाते हैं। सोचिए कोई भी नीति यहां पर प्रशासनिक क्षेत्र में, जो सामाजिक क्षेत्र थे वो क्षेत्र में, जो भी क्षेत्र थे उस पर वो प्रत्यक्ष नियंत्रण करते हैं और यहां पर से वे अत्यधिक से अत्यधिक पैसे कमाने के लिए सोचते हैं। वे अपने एकाधिकार में लाकर भारत में जो भी इंडस्ट्री चल रही थी, यानी हस्तशिल्प उद्योग चल रहे थे, उस उद्योग को उनके द्वारा नष्ट कर दिया जाता है और औद्योगिक पूंजीवाद का चरण चलता है आपका सन 1813 से 1858 तक। अब आप देखेंगे
अगला चरण वित्तीय पूंजीवाद का चरण आता है। यह वह चरण है जब 1858 के बाद यानी कि 1857 में जो भी विद्रोह हुई थी तभी सत्ता का परिवर्तन हुआ था। सत्ता सीधे और सीधे क्राउन के हाथ में चला गया था। तो क्राउन जो भी ब्रिटिश संसद थे उनके द्वारा कहा गया था हमें किसी भी तरह से भारतीयों से जो भी कमाई की उगाही करने में कोई भी कसौटी नहीं छोड़नी चाहिए। अब वो क्या करते हैं, यहां पे वित्तीय पूंजीवाद लाते हैं, यानी कि रेलवे में पैसा लगाते हैं और रेलवे के माध्यम से वो पैसा कमाते हैं। यहां से धन की निकासी होती है, कई अन्य तरह के योजनाओं को लाया जाता है और उनसे भी धन की उपजाही करी जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये उपनिवेशवाद का ऐसा चरण है जिसमें वैज्ञानिकों के द्वारा कहा गया है कि उपनिवेशवाद एक पके हुए फल की तरह है जो पकने के बाद स्वतः पेड़ से गिर जाता है। तो जी हां दोस्तों, ये आप क्रमिक वार से धीरे धीरे चीजों को समझने पर ध्यान दीजिए और ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूं सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कल मैं आपको भू राजस्व व्यवस्था के बारे में पढ़ाऊंगा। धन्यवाद। आप चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब